अमेज़न से जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो जैसे आपने देखा वो लोग स्कैन करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और स्कैन करने के बाद वो लोग अपने को वो प्रोडक्ट देते हैं, फिर वो साइन करवाते हैं हमसे, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर ईजी शिप का, अमेज़न का। जब भी प्रोडक्ट रिटर्न हो तो भूलिएगा मत कि साइन आप डेफिनेटली उनके डिवाइस में या कहीं पे साइन करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर कोई चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि आपके रिटर्न हो सकते हैं सपोज 3, ठीक है, और वो लोग 2 बार ही साइन करवाएंगे आपसे और एक प्रोडक्ट जो है वो आपको डिलीवर ना करे, तो आपका एक प्रोडक्ट वो गायब हो सकता है उस हिसाब से। मेरी बेबी के लिए मंगवाया, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा था तो ले लिया अपनी। यही प्रोडक्ट आप रिटेल में ख़रीदने जाएंगे तो आपको शायद MRP टू MRP खरीदना पड़े, लेकिन ये अमेज़न से या फिर दूसरी कोई वेबसाइट से खरीदेंगे आप तो उस पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, अप टू 30% तक, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और काफ़ी सारा पैसा आप हर महीने बचा भी सकते हैं। दूसरी एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनवॉइस पे सेलर का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेज़न से या कोई भी साइट से तो सेलर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप अगर अमेज़न FBA से खरीद रहे हैं या फिर कोई फुलफिलमेंट सेंटर से आपका प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर आपको देखना होगा कि वो सेलर का एड्रेस है या फिर फुलफिलमेंट सेंटर का एड्रेस है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, किसी और वेबसाइट से खरीद के, तो अगर आपके पास सेलर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे बिल में आता है किसी सेलर का, तो आप उनको चाहें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग करते हैं ऐसा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप उनसे भी मटेरियल खरीद सकते हैं, डील क्रैक कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन होता है नए सेलर्स के लिए, जहाँ पे वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी ब्रांड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं उनके ही स्टेट में, जहाँ पे वो सोचते हैं कि शायद अमेज़न में नहीं तो कोई और साइट पे वो प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए खुला है। दूसरी बात, ये इनवॉइस में कहीं पर भी, अमेज़न के इनवॉइस में यहाँ पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि दिस इज़ ओनली फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। नॉर्मली हम दूसरी वेबसाइट से लेते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि दिस इज़ फॉर योर पर्सनल कंजम्पशन एंड दिस इज़ नॉट फॉर रीसेल। तो अगर आप कोई वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद के किसी और वेबसाइट में बेचना चाहें तो वो लीगली आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेलर्स ऐसा करते हैं जो बहुत लो प्राइस में एक वेबसाइट से खरीदते हैं और दूसरी वेबसाइट में सेल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स, वो पूरा का पूरा भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स आपको तभी मिलता है अगर आप किसी वेंडर से टैक्स इनवॉइस में परचेज करते हैं मटेरियल, तो आपको वो थोड़ा इनपुट टैक्स भी मिलता है, जितना भी परसेंटेज है वो टैक्स का वो इनपुट मिलता है। और फिर जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तब जो आप टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो टैक्स और आपको जो इनपुट टैक्स मिला है उसका जो डिफरेंस आता है वही आपको पे करना होता है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं या फिर विदाउट बिल खरीद रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा टैक्स जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप टैलेंटेड हैं और आपके पास अच्छी स्किल्स है और आप उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नॉलेज और स्किल्स का आप गलत फ़ायदा उठाएंगे तो क्या हो सकता है, ये देखिए। 2 बीटेक के स्टूडेंट्स और 1 BCA के स्टूडेंट ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे और भी वेबसाइट्स पे उनके पेमेंट गेटवे को हैक करके वहाँ से जो वाउचर्स होते हैं, डिस्काउंट वाउचर्स, वो सारे उन्होंने कलेक्ट किए और उसके वजह से कंपनीज को 90 लाख रुपीस के आसपास का चूना लगाया।
ठीक है, तो पकड़े गए वो लोग, ऑब्वियसली पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बच नहीं सकते। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी सिस्टम यूज़ करके ऐसा सोचते हैं कि आप हैक कर लेंगे या फिर किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना चाहेंगे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो आप इजीली पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप जितना एडवांस सोचते हैं उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और उससे भी ज़्यादा नॉलेज दूसरों के पास भी है। दोस्तों, अगर आप पेटीएम में सेल कर रहे हैं तो उसमें एक फ़ीचर ऐड हुआ है कस्टम इनवॉइस का। कस्टम इनवॉइस फीचर में होगा ऐसा कि आप अपना जो भी इनवॉइस नंबर का सीरियल नंबर है वो आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें वहाँ से आप इनवॉइस नंबर का सीरियल स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है, सीरियल नंबर। और उसको करने के लिए आपको प्रोफाइल में जाके इनवॉइस सेटिंग में जाके वो सारे चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए अच्छा है जो लोग इनवॉइसेस जो हैं वो बिल टू बिल मेंटेन करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके, तो उनके लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे हम जो रेगुलर सेल करते हैं पेटीएम में और स्मॉल स्केल में करते हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा अपडेट मायने नहीं रखेगा। दोस्तों, आपके सेलर होने के बाद आपकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ बहुत मायने रखता है। तो अगर आपके ऑर्डर्स आते हैं, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दिया और ऑर्डर्स आते हैं और ऑर्डर्स भेजते हैं, तो उसमें कोशिश करिए कि आप कोई छोटा सा थैंक यू नोट डाल दें, या फिर आप जैसे ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो कस्टमर को एक मेल कर दें कि यू हैव डिस्पैच द ऑर्डर फ्रॉम योर साइड एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यू विद द प्रोडक्ट प्लीज़ लेट अस नो एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऐसा कोई एक मेल आप कस्टमर को भेज दें। साथ साथ ये भी लिखें कि प्लीज़ गिव अस अ 5 स्टार रेटिंग इफ़ यू आर हैप्पी विद द सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे तो आपकी रिव्यूज़ और रेटिंग्स बढ़ेंगे। तो रिव्यूज़ और रेटिंग्स बढ़ने से आपका जो ओवरऑल अकाउंट परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। और वो होने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं इन फ्यूचर। फ़ायदे में ऐसा होता है कि आपको आपके जो लिस्टिंग्स हैं उसकी व्यूएबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, और कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग जब परचेस करते हैं कस्टमर्स तो आपकी रिव्यूज़ देखते हैं, आपके रेटिंग्स देखते हैं, ठीक है। तो रेटिंग्स अच्छी होगी तो आपका सेल भी अच्छा होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्मॉल स्केल में शुरू कर रहे हैं और सपोज़ महीने में 50,000 से 1 लाख का बिजनेस आप रेगुलरली कर रहे हैं और सेल भी अच्छा हो रहा है और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो आपको लोन भी मिल सकती है। ये कंपनीज जो भी हैं मार्केट प्लेस वेबसाइट्स, उनका दूसरे फाइनेंस कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप होता है, तो वो लोग आपको लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे और लोन्स आपको 10 लाख 20 लाख तक का भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप उसमें रेगुलर सेल कर रहे हैं और रेटिंग्स वगैरह सारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब अच्छी हो तो ठीक है, ये आप मेथड फॉलो करिएगा हो सके तो आज से ही, ठीक है। आस्क द कस्टमर फॉर द रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि रिव्यू देना है। तो आप कस्टमर को एजुकेट करेंगे और उनको बताइए कि हाउ देयर रिव्यू विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मतलब उनको ऐसा मत बताना कि आपको लोन मिल जाएगी या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन मत बताना। उनको यही मेल में लिखना कि आपका जो रिव्यू है वो हमें मोटिवेट करता है टू डू बेटर एंड इट हेल्प्स अस टू कीप गोइंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लिख के उनको ये बता सकते हैं। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था क्लेम के बारे में, हाउ टू रेज अ क्लेम, और उसमें एक प्रोडक्ट भी आपको दिखाई थी इंडक्शन कुकटॉप, ठीक है। तो वो क्लेम हमने आज सुबह ही रेज़ किया था और दोपहर तक तो उसका रिप्लाई भी आ गया कि अमेज़ॉन ने वो क्लेम को डिक्लाइन कर दिया है एंड द रीज़न इज़ कि वो टाइम पे हमने रेज़ नहीं किया था, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो भी 3,000 का प्रोडक्ट है वो अब गया हमारे हाथ से, क्योंकि कस्टमर ने वो यूज़ प्रोडक्ट भेजा था हमको पूरा, और उसमें सब्जी भी उसमें चिपकी हुई है और चटनी भी लगी हुई है, ठीक है, और क्लियरली दिख रहा है। वो सारे फ़ोटोज़ भी हमने अमेज़ॉन को भेजे, लेकिन अमेज़ॉन ने ये कह के मना कर दिया कि वो टाइम पे आपने रेज़ नहीं किया था, ठीक है। तो मतलब समझ जाइएगा कि जैसे ही आपके पास रिटर्न आता है आप सेम डे उसको आप क्लेम रेज़ करिए और क्लेम के लिए भेजिए, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा प्रॉब्लम होगा। आपके प्रोडक्ट कितनी भी महंगी हो, आप कितने भी जेन्युइन हो, आपका वो क्लेम अप्रूव नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टाइम हो गया है 2:30 और लगता है हमें अब क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने चाहिए। एक और बात आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आंसर्स मैं दोपहर को इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उस वक्त लंच भी करता रहता हूं और लंच में मैं, ये आपको दिख रहा है, ये खाता हूं, ठीक है। तो एक तरफ मैं ये खाता हूं, थोड़ा पचाता हूं और साथ में आपके सवालों का जवाब भी देता हूं। ओके, पहला सवाल है देव ज्योति का। उनका सवाल है, सर हाउ टू गेट अ वैट नंबर विदाउट ओपनिंग एनी रिटेल शॉप।
आप रिटेल शॉप खोले बिना भी वैट नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग कहलाता है। आप घर से भी वैट नंबर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका खुद का घर है तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपका रेंटेड घर है तो फिर आपको लैंडलॉर्ड से परमिशन लेना होगा, और परमिशन लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं आप सारे वहाँ के एड्रेस प्रूफ वगैरह जो भी लेके, ठीक है। उसकी पूरी प्रोसीजर जो है मैंने अपने ब्लॉग में डाल रखी है। ब्लॉग का लिंक भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हाउ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट GST। तो वो लिंक आप नीचे देखिएगा और वहाँ पे क्लिक करके सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। MD जैन का एक सवाल है, सर मैं ऑनलाइन सेलिंग अभी स्टार्ट करूँगा तो हमें GST मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में नया हूँ। हाँ, ऑनलाइन सेलिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साइट्स आपको अलाउ कर रही है सेल करने के लिए वहाँ पे आप कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में बुक्स आप बेच सकते हैं, ठीक है, और eBay पे भी आप सेल कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी GST आता है और जब आप GST के लिए अप्लाई करते हैं तब आप जो भी आपका सेल हुआ है उस वक्त आप उसका टैक्स भर दीजिएगा, तो कोई इशू नहीं है। सत्य वर्मा का एक सवाल है, मुझे प्लीज़ बताओ सेलर को पेमेंट कितने टाइम में भेजते हैं। देखिए, हर एक वेबसाइट का पेमेंट टर्म्स अलग होता है। अगर आप नए हैं तो पेमेंट साइकिल जो है वो थोड़ा लंबा होगा। जैसे ही आप उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे और सेल्स आपका होने लगेगा तब आपका रेटिंग और रिव्यू बढ़ेगा। तो जैसे रेटिंग और रिव्यू बढ़ता है तो उसमें मतलब क्लास होते हैं, एक लेवल होता है सेलर्स का, ठीक है, वो आपका लेवल इंप्रूव होगा और आपका पेमेंट साइकिल भी कम होता जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बता देता हूँ, अगर आप नए सेलर हैं तो आपका पेमेंट आप मान के चलिए कि 10 से 15 दिन, ठीक है, या किसी वेबसाइट में 15 से 20 दिन भी हो सकता है इनिशियली। लेकिन आप सेल करते रहिएगा, जैसे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, रेटिंग अच्छा होता जाएगा, तो आपका जो साइकिल है पेमेंट साइकिल वो अपने आप कम होता जाएगा। राज के का एक सवाल है, सर थोड़ा संडे बाज़ार के बारे में बताएं। संडे बाज़ार एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। संडे बाज़ार में आपको मोस्टली सब पुरानी प्रोडक्ट्स ही मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो बहुत ही अच्छे कंडीशन में होती है और आपको ऑलमोस्ट फोकट के दाम पे मिल जाती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स आप एज अ रिफर्बिश्ड और यूज्ड करके भी आप बेच सकते हैं, और उसमें सबसे अच्छी वेबसाइट है eBay में आपको बहुत ईजिली ऑप्शन मिल जाता है यूज्ड प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे आप बेच सकते हैं, ठीक है। और हर एक सिटी में संडे मार्केट होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता ही है, और उसका लोकेशन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन गूगल में आप ढूंढेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। ऐसी मार्केट्स में आप देखते रहिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे कम रेट्स में मिलेंगे जो आप उसमें आप ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे। अब मौलवी मन्ना का एक सवाल है, सर प्रोडक्ट्स में बारकोड और UPC कोड लगाना पड़ेगा, एंड डिटेल्स ऑफ बारकोड्स एंड UPC कोड एंड बारकोड UPC कोड दो बार लिखा हुआ है, क्या है एंड क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, मोस्टली सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि बारकोड और UPC कोड क्या होता है। ये लिखा हुआ है UPC कोड, ठीक है, 8 से शुरू होता है, और ये जो है ये सारे सीरियल नंबर्स के बारकोड्स हैं, ठीक है। दिखते तो सब बारकोड जैसे ही हैं, ये सारे बारकोड्स हैं, लेकिन ये बारकोड को UPC कोड बोलते हैं, यूनिक प्रोडक्ट कोड, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये है UPC कोड, ठीक है, बारकोड, और यहाँ पे दूसरा कोड है जो प्रोडक्ट का कोई दूसरा कोड होगा जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हम ये एक प्रोडक्ट देखते हैं, यहाँ पर भी बारकोड दिया हुआ है UPC कोड। अब ये एक प्रोडक्ट है सिटीजन का, कैलकुलेटर है, यहाँ पे कहीं पर भी प्रोडक्ट का बारकोड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा यही होता है कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमको गिफ्ट में दी गई थी, न्यू ईयर के गिफ्ट में, जो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो बारकोड बेसिकली हम सेलर जो हैं ट्रेडर्स हमारे जैसे वो नहीं लगाते हैं, ये ब्रांड्स लगाती हैं बारकोड, या फिर आप कह लें UPC कोड, ठीक है। ये UPC कोड्स उनको ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक है, पे करके ख़रीदने पड़ते हैं। हालांकि कॉस्ट बहुत ही कम होता है, आपको $9 में या $10 में करीबन आपको काफ़ी सारे बारकोड्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपका पूरा महीना चल जाए। करीबन 100 प्रोडक्ट्स जितने बारकोड्स UPC कोड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बारकोड जी, इसका आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रोडक्ट में लगा हुआ ही आता है, ठीक। जो एग्जेम्पशंस हमें लेने पड़ते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट से, वो आप कौन सी प्रोडक्ट का लेंगे जहाँ पे आपके पास अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जहाँ पे कोई बारकोड है ही नहीं, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। आप जो वो फाइल प्रिपेयर करेंगे एक्सेल डेटा पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट के, तो वो फाइल आप जब अमेज़ॉन को या फ्लिपकार्ट को या किसी को भी भेजेंगे तो वो लोग
यूपी से एग्जामिशन अप्रूव करके आपको फाइल वो वापस भेजेंगे। वो फाइल आप अपलोड करेंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स लाइव हो जाएंगे। वो मैं पूरी डिटेल में आपको एक वीडियो बना के दूंगा नेक्स्ट वीक। इस वीक तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट वीक मैं बना के दूंगा और समझाऊंगा कि वो प्रोसेस कैसे हम करते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ आज के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं और एंड आ गया है ब्लॉग का। और जाने से पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहूँगा, बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे, क्योंकि ये व्लॉग मैं एक्चुअली सोच रहा था कल डालूंगा, लेकिन कल ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर लिए थे मैंने, लेकिन किसी को हैप्पी रिपब्लिक डे नहीं कह पाया, तो वही मैं आज कह के इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।